देखिए 9वीं अनुसूची, आगे हम लोग चलते हैं। 8वीं अनुसूची में आपने भाषाएं पढ़ी थी। भाषाओं में आपको याद रखना है 3 संविधान संशोधन हुए। 3 संविधान संशोधन में 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ये तीनों संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जुड़ी थी? एक बार देखो, सिंधी जुड़ी थी, है ना, 21वें संविधान संशोधन में। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक मणिपुरी थी, कोंकणी थी और नेपाली थी, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना ये 71वें संविधान संशोधन से संबंधित है, 71वें, है ना। और 71वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992 में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और जो 71वें संविधान संशोधन में जो भाषाएं जुड़ी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, है ना, इनमें एक चीज़ कॉमन है, णा, ये भी णा, कोंकणी और ये ना, ये कॉमन है। तो याद रखना ये तीनों भाषाएं एक साथ जुड़ी थी। कन्फ्यूज़न होता है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, उसमें मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। आपसे पूछेगा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, है ना, या कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। और ऐसे में 3 तो ये भाषाएं होंगी और एक ये भाषा उठा के दे देगा। तो आपको याद रखना है ये 3 जिसमें ड़ा, ड़ा, ना, ये कॉमन है, ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इनको आपको याद रखना है। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन में 2003 में जोड़ी गई थी। ये है कहाँ की? ये मैथिली मतलब उत्तरी बिहार और नेपाल का दक्षिण बॉर्डर, वहाँ पर बोली जाती है। बोडो कहाँ की लैंग्वेज है? असम की लैंग्वेज है। डोंगरी कहाँ की लैंग्वेज है? कश्मीर की है। संथाली छोटा नागपुर पठार पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज है। तो ये चारों याद रखना है आपको। कौन कौन से संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन, है ना, और कौन सा? 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ये तीनों संविधान संशोधन भाषाओं पर याद रखने। आगे हम चलते हैं 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट है, आपको याद रखना है। और इसमें है क्या? उन विषयों को डाला गया जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। 9वीं अनुसूची में वो विषय पड़े हुए हैं जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय उन विषयों के लिए किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं देता। अगर कोई मैटर चला जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। अब न्यायालय में वाद योग्य विषय, एक क्या कहते हैं, इस अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी आप सोच सकते हो कि अगर कोई विषय, कोई कानून बनाया जाता है संघ के द्वारा और उस कानून को न्यायालय में अगर चुनौती नहीं दी जा सकती, संसद कोई कानून बनाती है, अगर उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तो संसद तो बहुत पावरफुल हो जाएगी। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, संसद अगर पावरफुल हो गई तो ये सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा फिर, है ना। संसद तो कुछ भी कर सकती है। तो ये 9वीं अनुसूची बनाई क्यों गई, ये प्रश्न आ सकता है। उस समय 1951 में ट्रस्टीशिप चल रहा था, भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा था। जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन थी उस ज़मीन का अधिग्रहण सरकार कर रही थी। और उस ज़मीन का अधिग्रहण जब सरकार कर रही थी तो ऐसी स्थिति में लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और कहा हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। लेकिन अब ज़मीन 100 एकड़ है, उत्तराधिकारी केवल एक पुत्र है। ऐसी स्थिति में ये तो गलत था। जो पुराने काश्तकार वहीं पर खेती कर रहे हैं तो वो ज़मीन उन्हीं की हो जानी चाहिए थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी ज़मीन छीनने का एक तरह से प्रावधान किया। ऐसे लोगों की ज़मीन ले ली गई और जब वो न्यायालय में गए तब फिर संसद ने एक प्रावधान कर दिया, संविधान में संशोधन किया और कहा कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामले 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं और 9वीं अनुसूची में पड़ा हुआ मामला, कोई भी मामला न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं करेगा।
समझ में आ रहा होगा। भूमि अधिग्रहण करना जरूरी था और इससे संबंधित बहुत सारे मामले न्यायालय में जा रहे थे। इसी वजह से संसद में ये नई अनुसूची जोड़ी गई, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत। समझ में आ रहा होगा। तो ये नवी अनुसूची क्यों जोड़ी गई, तो आपको याद रखना है। अब इस नवी अनुसूची में एक प्रश्न उठता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर नवी अनुसूची इतनी पावरफुल हो जाएगी तो फिर संसद पावरफुल हो जाएगी और न्यायालय का कोई मतलब नहीं रह गया। संसद चाहे जितने भी कानून बनाए और वो सारे नवी अनुसूची में डाल देगी, है ना। और अगर नवी अनुसूची में डाल दिया तो फिर न्यायालय उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर संसद ज़्यादा निरंकुश हो सकती है, यह हमारे लिए घातक भी हो सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में एक डिसीजन दिया। क्या दिया, 1973 के पहले जितने विषय हैं, ये डिसीजन 1995 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और कहा था कि 1973 के पहले जितने भी विषय डाले गए हैं नवी अनुसूची में, वो सारे विषय वाद योग्य नहीं हैं। लेकिन 1973 के बाद जितने विषय हैं वो सारे विषय वाद योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिकाओं में सुनवाई कर सकता है। जितने भी विषय 1973 के बाद हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फिर से सुप्रीम कोर्ट में खोले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नवी अनुसूची कैसी है, एक क्या कहते हैं उसको, संसद के लिए एक अस्त्र बन जाए, ऐसा भी नहीं कि संसद इसका प्रयोग अनर्गल रूप से करे, ऐसा भी नहीं है। तो याद रखिएगा 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह दिया कि 1973 के पहले जितने भी विषय पढ़े वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन 1973 के बाद जितने भी विषय आए हैं वो सभी वाद योग्य होंगे, है ना। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था और 1985 में इसे ऐड किया गया। ये वही समय था जब बार बार सरकारें आ रही थी, बार बार सरकारें जा रही थी। कारण था लोग दल बदल करते थे, कुछ लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या हुआ, सरकार गिर रही है, फिर उसके बाद सरकार बना ली उन्होंने और फिर चले गए दूसरी पार्टी में, फिर सरकार गिर गई। ऐसी स्थिति में इस अनुसूची को लाया गया और कहा गया इस अनुसूची के माध्यम से कि अगर कोई भी दल बदल क्या होगा इसको परिभाषित किया गया और ये भी बताया गया कि अगर दल बदल से संबंधित कोई भी पकड़ा जाता है तो स्पीकर क्या करेगा, उसमें तुरंत एक्शन लेगा और दल बदल से संबंधित सदस्य की सदस्यता को रद्द किया जाएगा। ये सारी चीज़ें 10वीं अनुसूची में बताई गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो ग्राम पंचायतें हैं और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। और आप सभी जानते हो इस जो 73वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन को 93 में लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल मिला के 29 विषय हैं और उन 29 विषयों को ग्राम पंचायतों के अंतर्गत रखा गया। फिर उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन के अनुसार 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें नगरीय निकायों को स्थान मिला। 74वां और 73वां संविधान संशोधन ये दोनों किससे संबंधित है, 1992 अधिनियम से, 1992 के सन से संबंधित हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेशन 93 में हुआ था। ये याद रखना है आपको। 73वां संविधान संशोधन का नाम अगर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। इसी तरह 74वां संविधान संशोधन 1992 है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1993 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुल मिला के 29 विषय बताए गए हैं और यहाँ पर नगरीय निकायों के लिए कुल मिलाकर 18 विषय बताए गए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नवीं अनुसूची न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ऐसे विषयों को रखा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों से संबंधित है। अब थोड़ा सा देखिए इनको, वैसे तो आपको याद होगा ये सारी अनुसूचियाँ बहुत ही आसान है और हमें पता है कि आप लोग बहुत होशियार हो। आगे आप लोग ये सारी अनुसूचियाँ शायद आप लोगों को पहले से ही याद होंगी, लेकिन फिर भी जिसे नहीं याद है तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जैसे
ना से नौ, ना से न्यायालय, है ना। 9वीं अनुसूची में वो विषय रखे गए हैं, याद रखना है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। 9वीं अनुसूची में वो विषय रखे गए हैं जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ना। तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो ना से नौ, ना से न्यायालय, तो याद रहेगा, है ना। इसी तरह दा से 10, दा से दल बदल जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में 52वां 52 संविधान संशोधन था, है ना। 52वें अमेंडमेंट में जोड़ी गई। फिर ग्या से 11, ग्या से ग्राम, गा से 11, गा से ग्राम, ऐसे याद कर सकते हो। फिर 12वीं अनुसूची, 12वीं मतलब 12, टी से 12 और टी से टाउन, नगर मतलब टाउन, ऐसे भी याद कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये अनुसूची आपको सब समझ में आई होंगी, है ना। तो इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहाँ ना समझ में आइएगा, जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ पर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।